संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल रक्षा भंडारों में से एक को फिर से बनाने में रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। आर्मी ने लॉकहीड मार्टिन को 58.6 अरब डॉलर तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है ताकि 2032 तक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई जा सके। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब रिपोर्टें हैं कि ईरान युद्ध को उसकी मौजूदा रफ्तार से जारी रखने के लिए पर्याप्त इंटरसेप्टर उपलब्ध नहीं हो सकते। ईरान और यूक्रेन युद्धों से अमेरिकी भंडार घटा है, इसलिए लॉकहीड 2030 तक उत्पादन 3 गुना करेगा। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ थायर मार्शल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डेविड डेरोस जुड़े हैं। डेविड, हमेशा की तरह आपको हमारे साथ i24 न्यूज पर पाकर बहुत अच्छा लगा। करीब 59 अरब डॉलर मैं कहूंगी, ये एक बड़ी प्रतिबद्धता है। इस अनुबंध के आकार से हमें क्या पता चलता है कि वॉशिंगटन मिसाइल खतरे को कितनी गंभीरता से देखता है? हाँ, ये गंभीर है और काफी समय से लंबित था। ध्यान दें, लॉकहीड मार्टिन सिर्फ एक बनाती है। अमेरिका 2 तरह की पैट्रियट मिसाइलें दागता है, जिनमें से एक लॉकहीड मार्टिन बनाती है तो दूसरी रेथियन बनाती है। लॉकहीड मार्टिन की मिसाइल PAC-3, इसमें एक बिना विस्फोटक वाला वॉरहेड है। ये सीधे टक्कर मारकर लक्ष्य को नष्ट करती है। ये सीधे टक्कर मारकर लक्ष्य को नष्ट करने वाली मिसाइल है, जबकि PAC-2 में विस्फोटक वारहेड है। तो ये बहुत समय से लंबित था। देखिए, हमारे पास मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी थी, जिसे यूक्रेन पर रूसी हमले के तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में पहचाना गया था। हमने सऊदी अभियान के दौरान भी देखा था, जब हुती और बाद में ईरानी लोग अबकैक पे हमले कर रहे थे, कि सऊदी अरब को अपनी खुद की मिसाइलों के भंडार को फिर से भरने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और अब क्योंकि रूस फिर से आक्रामक रुख अपना रहा है, यूरोपीय साझेदारों को अब समझ आ गया है कि उनकी मिसाइल रक्षा में भारी कमी है। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम के पास लगभग कोई क्षमता नहीं है। तो अब वैश्विक मांग है। मैंने ताइवान या कोरिया का जिक्र नहीं किया। अब वैश्विक मांग और उछाल है, जो पहले होना चाहिए था। भले ही अमेरिकी सेना ये सारी मिसाइलें खुद के लिए ना खरीदे, विदेशी ग्राहक की कमी नहीं है जो ये मिसाइलें खरीदना चाहेंगे। आप कहती हैं कि ये पहले होना चाहिए था, तो अब क्यों देख रहे हैं? क्या ये मुख्य रूप से ईरान और यूक्रेन में इस्तेमाल इंटरसेप्टर्स को बदलने के लिए है? क्या ये अमेरिका को लंबे संघर्ष के लिए तैयार करने की बात है? दोनों। मुझे लगता है कि यूक्रेन युद्ध ही वास्तव में इसकी मुख्य वजह है। एक बदलाव आया था। मेरा मतलब है, वास्तव में शीत युद्ध के अंत से लेकर लगभग 2022 तक 22 सैन्य लॉजिस्टिक्स और खासकर रक्षा खरीद धीरे धीरे नागरिक जस्ट इन टाइम मॉडल की ओर बढ़ रही थी। ये सोच थी कि अगर आपके पास कुछ पड़ा है, आप जानते हैं, किसी डिपो में, वो एक घटती मूल्य वाली परिसंपत्ति मानी जाती थी जिसे रख रखाव चाहिए था, और शायद युद्ध में उसका इस्तेमाल ना हो तो पैसे की बर्बादी थी। और आप वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भर रह सकते थे कि चीजें बनेगी और जब आपको उनकी जरूरत होगी, ठीक उससे पहले वे आपके पास आ जाएंगी और आपको सिर्फ अपना बुनियादी युद्ध भंडार ही रखनी होगी। लेकिन जब पुतिन ने 2022 में पूर्वी यूक्रेन पर अपना आक्रमण शुरू किया, तो हमने देखा कि नेटो सहयोगियों ने समझा कि आप बस यूं ही काम नहीं चला सकते। रक्षा औद्योगिक आधार यूं ही नहीं बनाया जा सकता। मेरा मतलब है, इन मिसाइलों पर काम करने वाले कर्मचारी सिर्फ कुशल टेक्नीशियन नहीं हैं, उनके पास सुरक्षा मंजूरी भी होनी चाहिए। आप उन्हें बस क्रेक्सलिस्ट से नहीं रख सकते। और फिर नेटो की सैन्य समिति के कमांडर ने कहा था, अगर हमें युद्ध के लिए वे बहुत मांग वाले लेकिन कम उपलब्ध संसाधन चाहिए, हमें मानना होगा कि हमें 30 साल तक उन फैक्ट्रियों के लिए भुगतान करना पड़ सकता है जो ऐसी चीजें बनाती हैं जिनकी हमें अभी या भविष्य में जरूरत नहीं है। ये सक्रिय रक्षा औद्योगिक आधार बनाए रखने की लागत है, जिसे स्वीकार भी किया गया था। दुर्भाग्यवश मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हमने उतने तेज कदम नहीं उठाए हैं जितने हमें उठाने चाहिए थे, क्योंकि काफी हद तक हमारे रक्षा सचिव में उस मुद्दे पर ध्यान की कमी दिखती है। वो बल के मुद्दों को लेकर ज्यादा चिंतित लगते हैं।
वे बल संरचना से जुड़े मुद्दों और भर्ती नीतियों पर ध्यान देते हैं, बजाय रक्षा औद्योगिक सुधार जैसे कठिन मुद्दों के समाधान के। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और सच कहूं तो मुझे लगता है कि लॉकहीड मार्टिन को पता था कि ये होने वाला है। मुझे लगता है कि ये अनुबंध शायद उन कुछ सरकारी अनुबंधों में से एक है जिसे समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। मुझे लगता है कि वे वास्तव में ये अनुबंध मिलने की उम्मीद में अपनी क्षमता बढ़ा रहे थे। ये जरूरत तो है, लेकिन अभी इसका असर मतलब क्या है? रिपोर्ट्स के अनुसार जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने घटते इंटरसेप्टर भंडार पर चिंता जताई है, खासकर जब सवाल उठता है कि ईरान में युद्ध में आगे क्या हो सकता है। क्या उस समस्या का कोई त्वरित समाधान है? हाँ है, मेरा मतलब हाँ है। तो एक विडंबनापूर्ण अच्छी बातों में से एक, उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरियाई उद्योग बौद्धिक संपदा का सम्मान नहीं करती, इसलिए एप्पल आदि के साथ कई मुकदमे हुए। वहां चोंगगांग नामक सिस्टम है जो पेट्रियट के बहुत ही समान है और अमेरिकी और अन्य सिस्टम्स के साथ संगत है। उदाहरण के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने इसे खरीदा है। तो और भी देश हैं जो इंटरसेप्टर बनाते हैं जो पेट्रियट जितने विश्वसनीय नहीं है। बेशक इजराइल, मेरे पास आपके श्रोताओं के लिए एक हल्की फटकार है। इजराइल ने 30 साल पेट्रियट की बुराई की है, मुख्यतः ताकि उन्हें स्वदेशी चीजें विकसित करने के लिए अमेरिकी फंडिंग मिले, ना कि सिर्फ पेट्रियट दिया जाए। इजराइल जितना बना सकता है वो उस कमी को पूरा करेगा, और निश्चित रूप से पेट्रियट की लाइसेंसिंग का विस्तार भी होने वाला है, संभवतः पैक 2 और पैक 3 हमारे यूरोपीय साझेदारों और यहां तक कि यूक्रेन के बीच भी। तो ये तुरंत हल नहीं होगा, कुछ जगहों पर जोखिम उठाना पड़ेगा, शायद पूर्वी एशिया में। मुझे लगता है इसे पाटा जा सकता है।